फ्रेंड्स, मैं अनमोल के आज हम हैं डे 18 पर। मतलब 18 दिन हो गया आप लोगों के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलें, बहुत सारी बातें किए बगैर हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये जो बुक है ना, ये निम्रा अहमद की है, वो इनकी राइटर हैं। और जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ना, चाहे सुरीली या चाहे गंदी, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, खैर है, कोई बात नहीं। मुझे नरेशन पसंद है और मैं ऐसा चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ पढ़ रही हूँ तो मैं आप लोग का टाइम भी बचा लूँ, और अगर कोई सुनना चाहे तो सुन ले। अगर किसी को पसंद है तो सुन ले, और नहीं पसंद तो स्किप कर दे, किसी और से सुन ले या फिर खुद पढ़ ले। खैर, अगर तो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मेरी तो बहुत सारा दिल बड़ा हो जाता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं। तो हम ना बस अब अपना जो आज का लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। इंशाल्लाह से आपको एट द एंड बहुत कुछ अच्छा और पॉजिटिव सीखने को मिलेगा। 18वां दिन, रेडी सेट गो। ये सब एक रात नींद ना आने की वजह से शुरू हुआ था। नींद मेरी ज़िंदगी के अहम मसलों में से एक है। इसका बहुत आना मेरी ऐसी सिफ्त है जिस पे मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होती। अगर मेरी ज़िंदगी 60 साल की हुई, नहीं मालूम कितनी होगी, तो मुझे लगता है इनमें से 30 साल मैंने सिर्फ सो के गुजारे होंगे। मुझे कुछ ना करना हो या मैं बहुत थकी हुई हूँ तो माशाल्लाह से मैं बिना किसी वक्त के 24 घंटे लगातार सो सकती हूँ। इस तरह एक दफ़ा मैं दिन के वक्त बहुत सोई। रात को खाना खा के दोबारा सोने लेटी तो नींद ही नहीं आ रही थी। मोबाइल पर किसी चीज़ में दिल नहीं लगा तो मैं यूं ही सोचों में गुम लेटी रही, यहाँ तक कि सोचे ख़त्म हो गई। रात के 1-1:30 बज गए। अब क्या करूं? मैं लेटे लेटे पर्दों को देख रही थी। कमरे में नाइट बल्ब जला था, वो रस्ट कलर के पर्दे थे। इनको देखते हुए सोचा कि इनको बदलवा लेती हूँ। किसी दिन मार्केट जाके नए पर्दे खरीदती हूँ। वैसे नए पर्दे कैसे होने चाहिए? मुझे होम डेकोर या सुगड़ापे का ना शौक था ना कुछ समझ थी। ऐसे में मैं हमेशा एक पुरानी दोस्त के पास जाया करती थी, जिसके पास मेरे अक्सर मसलों का हल होता है, डॉक्टर गूगल। मैंने गूगल खोला और पर्दों की डिज़ाइन सर्च करने लगे। मैं कोई होम गर्ल नहीं थी, अपनी सफाई में अच्छी थी, लेकिन घर वगैरह को वाजबी से साफ और वाजबी सा ऑर्गेनाइज रखती थी। लेकिन पर्दे देखते देखते मुझे एक वेबसाइट इत्तफाकिया मिल गई। इसका नाम था बेटर होम एंड गार्डन्स, बेहतर घर और बागात। वहाँ मुझे एक तस्वीर नज़र आई, पहले और बाद। एक बाथरूम था, वो मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। पहले वो बिल्कुल मुख्तलिफ था और बाद की तस्वीर में वो इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि हद नहीं। मैंने दिल में वाह वाह की। भाई, पैसा हो तो बंदा सब कुछ कर लेता है। फिर एकदम मैं तेज़ी से उठकर बैठ गई। मैंने तस्वीर जूम की और मेरी आंखें फैल गईं। इस बाथरूम में कुछ भी नहीं बदला था। पहले गुलाबी फूलों का वॉलपेपर लगा था, फिर डार्क आलू बुखारे के रंग का पेंट कर दिया गया था। वही सफ़ेद कमोड और बेसन वगैरह जो पहले नजर आ रहे थे वो अब भी वहीं थे, बस दीवार के डार्क पेंट की वजह से चमकने लगे थे। आईना बदल दिया गया था, 2 पेंटिंग्स हैंग कर दी गई थी और बस कोई खास पैसा नहीं लगा था वहाँ। वो रेनोवेशन नहीं थी, वो रीमॉडलिंग थी। छोटी छोटी चीज़ों से घर को खूबसूरत बनाना। मेरे अंदर इस रोज़ एक नई शय ने अंगड़ाई ली। मैं सुबह सूरज निकलने तक किसी वेबसाइट को महसूर होकर देखे गई। वहाँ इसी तरह लातादाद तस्वीरों में आम से घरों को पहले और बाद का दिखाया गया था। इस रोज़ मेरा एक दूसरा शौक डिवेलप हुआ, जो मुझे इतना ही प्यारा है जितना कि लिखना। वो है होम डेकोर। मुझे बस आपकी कोई खाली कमरा दे दें, मैं खुद इसको रीमॉडलिंग करने लग जाऊंगी। मैं घंटों बैठ के किसी भी कमरे को रीमॉडल करने के बारे में सोच के खुश हो सकती हूँ। अगले ही रोज़ मैंने अपने घर के हर कमरे को रीमॉडल करने का तहिया कर लिया। मैं घंटों फैंटेसी में डूबी रहती कि यहाँ ये लगा दूँ, इस दीवार को ऐसा कर दूँ। मुझे इसी से तस्कीन मिलती थी। मुझे बाहर से पेंटर्स बुलवाने के बजाय खुद पेंट करना पसंद था। मैं पेंटिंग यानी मुसव्वरी नहीं कर सकती, मैं सीधी लकीर भी नहीं खींच सकती, लेकिन एक ही रंग से पूरी दीवार को रंग करना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने दीवारों को रगड़ा भी है, प्लास्टर भी किया, मैंने डिसम्बर भी खुद किया। मर्दों से भरी पेंट मार्केट में जाकर खुद पेंट और टूल्स वगैरह खरीदती रहती हूँ। मैंने पेंटिंग को बहुत रिसर्च करके पढ़ा है। मैंने अपने घर के सब कमरों को संभाल लिया, किचन को बहुत ही क्यूट कर दिया, बाथरूम नफीस कर लिया, डाइनिंग रूम को होटल टाइप लुक दे दी, सिवाय एक कमरे के। इस एक कमरे ने मुझे हरा दिया। वो एक छोटा सा बेडरूम था। मैंने सोचा कि इसको फला और फला तरीके से डेकोरेट करती हूँ। बड़े प्लान बनाकर मैंने इस कमरे का फर्नीचर निकाला और इसे साफ किया। पहला काम था दीवारों को ठीक करना। कोने से दीवार का पेंट उखड़ा हुआ था। मैंने स्क्रैपर से टूल्स पेंट को उखाड़ा ताकि इसे नए सिरे से पेंट कर सकूं, लेकिन साथ ही सीमेंट के कुछ टुकड़े भी उखड़ने लगे। मैंने दीवार साफ कर दी, कुछ डब खड़ब हो गई। अब मैंने इसे सफ़ेद पेंट से पेंट किया।
पेंट सूखा तो देखा अंदर गड्ढे बनते नजर आ रहे थे। भले गड्ढे अब रंगदार हो गए थे मगर नजर आ रहे थे। मुझे गलती का एहसास हुआ। मुझे गड्ढे भरने चाहिए थे। इससे पहले किसी दीवार पर यह मसला नहीं हुआ था। फौरन गूगल किया, इसका हल किया। प्लस्तर करना है, गुड, प्लस्तर खरीद लाए। इन गढ़ों को भरा, थोड़ा सा प्लस्तर उभरा उभरा सा रह गया। मैंने ऐसे ही सूखने दे दिया। सूखा तो इसके ऊपर पेंट किया। मैं सोच रही थी कि पेंट फिर से दीवार को बराबर कर देगा, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। अब गढ़ों में टीले और पहाड़ियाँ नजर आ रही थी। गूगल ने बताया कि इनको रेगमार से सैंड करके बराबर करना था। सैंड किया तो ताज़ा सूखा पेंट पे उतरने लगा, धूल उड़ने लगी। मैं थक तो गई, लेकिन वो दीवार बराबर नहीं हुई। एक जगह से हुई तो सेम से दूसरा कोना उखड़ने लगा। तब मैं ज़रा ना तजर्बाकार थी। मैं बार बार कहीं से प्लस्तर करती, कुछ जिल्द सूख जाती, कुछ गीला होके मोटा हो जाता, इतना कि सैंड ना हो पाता। मैंने बहुत कोशिश की कि पेंट से इस दीवार के ऐबों को छुपा लूं, लेकिन ये ना हो सका। वो दीवार ऐबदार रही। एक ही रंग होने के बावजूद दीवार अजीब बदसूरत रही। मैंने आखिर में इसके सामने हार मान ली, क्योंकि इसे फिक्स करना प्रोफेशनल्स का काम था, मेरा नहीं। इस दीवार का क्या मसला था? इसको नए सिरे से पूरा क्लियर करना था, यानी तमाम लूज पेंट उखाड़ना था, नए सिरे से सीमेंट लगाकर प्लास्टर करना था, फिर पेंट की तहें बिछानी थी। लेकिन इसके बावजूद ये चंद माह में पहले जैसी हो जानी थी, क्योंकि इसका अंदरूनी मसला सेम था। ऊपर छत पर कहीं पानी का पाइप लीक होता था। पानी रस रस की दीवार के अंदर सीप कर गया था और इसे ख़राब कर रहा था। जब तक वो मसला नहीं हल होगा, इस दीवार का मेकअप करने से वो ठीक नहीं होगी। वो दीवार अंदर से बीमार थी। मैंने इस दीवार से जो सबक लिया वो बताने के लिए मैं ये बाब नहीं लिख रही। सबक मैंने ये लिया कि जब तक इंसान का अंदर से मसला ठीक ना हो, ज़ाहिरी तब्दीली से तंदुरुस्त नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं पूरा बाब इसी बात पर लिखूंगी तो आप गलत हैं। मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ। ये सबक हासिल करने के बाद मुझे एक आइडिया आया। दीवार से हार मान के मेरे दिमाग ने एक और शय सोची कि मैं इस बारे में कुछ लिखूं। अगर आप मेरे रीडर्स हैं तो आपके ख्याल में इस दीवार को देखकर मैंने हुनैन यूसुफ का किरदार लिखा होगा, एक लड़की जो होम रिमॉडलिंग खुद ही सीखती थी। नहीं, इस दीवार को देख के मैंने एक और किरदार सोचा, हाशिम कारदार। वो इस दीवार की तरह था। वो अंदर से बीमार था। वो अपने आप को कितनी ही दफ़ा तब्दील करना चाहता था, अच्छा होना चाहता था, लेकिन जब तक वो अपने अंदर को ना बदलता, ज़ाहिरी तौर पर शादी से मामला ठीक करने या ज़िंदगी को नए सिरे से आगाज़ करने से कुछ नहीं होना था। इसीलिए हाशिम नहीं बदल सका, क्योंकि ये दीवार इसकी ज़िंदगी को डिफ़ाइन करती थी। इस उखड़ी हुई बदसूरत दीवार से नमल के किरदार तख्लीक हुए और इस नावल ने मुझे किरदार साजी सिखाई। किरदार साजी, ये है हमारे आज के बाब का मौजू। मैं किरदार बनाते वक्त इसकी पहली चीज़ क्या तय करती हूँ? क्या मैं इसकी ज़ाहिरी सूरत, तालीम, बाल, कद या ड्रेसिंग का स्टाइल सोचती हूँ? नहीं, मैं पहले इसका किरदार सोचती हूँ। ये किस किस्म का इंसान है और इसकी किस किस्म का तयन करने के लिए मैं इस किरदार की पहली चीज़ ये तय करती हूँ कि इस शख्स का वैल्यू सिस्टम क्या है। मैं अपने नावल के हर किरदार का पहले वैल्यू सिस्टम तय करती हूँ, फिर कहानी सोचती हूँ, फिर इन किरदार को इंसानों के कदोखाल देती हूँ। दौलत, तालीम, शक्ल सूरत और कहानी के फिलर्स बाद में आते हैं। सबसे पहले आता है इस शख्स का वैल्यू सिस्टम। इस इंसान की क्या वैल्यूज़ हैं? हाशिम की क्या वैल्यूज़ हैं? हुनैन की क्या वैल्यूज़ हैं? और जवाहरात की कोई वैल्यूज़ हैं भी या नहीं? किसी भी इंसान को डिफ़ाइन इसके अमाल से ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ करती हैं। असल में इसकी वैल्यूज़ होती हैं जो इसके अमाल को शेप करती हैं, इसका किरदार बनाती हैं। अनमोल इंसान बनने के लिए आपका हाई वैल्यू होना ज़रूरी है। अगर आप एक लो वैल्यू इंसान है तो आप बेमोल हैं। मगर हाई वैल्यू इंसान बनने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हाई वैल्यू इंसान होता क्या है। हम में से कई लोग ये तक नहीं जानते कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। और सबसे अहम सवाल, आपकी ज़िंदगी में क्या वैल्यूज़ हैं? ज़ाती, प्रोफेशनल वैल्यूज़। क्या आपने अपनी वैल्यूज़ का तयन कभी किया है? मैंने एक उम्र तक इन सब का तयन नहीं किया था, लेकिन जब मैंने नावल लिखना शुरू किया और एक के बाद एक कहानी लिखती गई और किरदार बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ का तयन करना शुरू किया, तो एक दिन मैंने बैठ के सोचा कि मेरी वैल्यूज़ क्या है, मुझे क्या चीज़ डिफ़ाइन करती है। और मेरे पास खुद कोई जवाब ना था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरा वैल्यू सिस्टम क्या है। वो कौन सी वैल्यूज़ है जो मेरा तारुफ करती हैं। मैंने अगर खुद से मिलना हो तो मैं निम्रा को क्या बताऊंगी कि निम्रा कौन है?
और चंद दिन तक तो मुझे बहुत सोचने पर भी समझ में नहीं आया कि क्या मेरी वैल्यूज़ ये हैं कि मैं सच्ची और ईमानदार लड़की हूँ। लेकिन मैं हमेशा तो सच नहीं बोलती, मसलिहत के तहत बहाने में भी सच से एतराज़ कर जाती हूँ। क्या मैं एक मेहनती लड़की हूँ, लेकिन मैं कई कई दिन सुस्ती और प्रोक्रेस्टिनेशन की नज़र कर देती हूँ। क्या मैं एक मजहबी लड़की हूँ, लेकिन मेरे ऊपर कई नॉन मजहबी दिन भी आते हैं जब मैं डिप्रेशन में दीन दुनिया छोड़ छाड़ कर बैठ जाती हूँ। क्या मैं एक खुश इखलाक और मिलनसार लड़की हूँ, लेकिन मैं हमेशा खुश इखलाक नहीं होती। मैं अपने गुस्से में लोगों पर शदीद गरज बरस भी दिया करती हूँ। मेरी तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। मैं किस चीज़ से ख़ुद को डिफ़ाइन करूँ। मैं तो किसी एक भी चीज़ में मुस्तकिल मिजाज नहीं हूँ। राइटर होना कोई वैल्यू नहीं, ये तो एक टैलेंट और हुनर है, और वैल्यू और चीज़ होती है। जब मैंने ये सब सोचा तो माँ ने मैं एक मखमसे में उलझ गई। मैं ख़ुद को कैसे डिफ़ाइन करूँ, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारी असल वैल्यूज़ की पहचान इन वैल्यूज़ से होती है जो हमारे अंदर नहीं होती। समझ में आया? मैं अपनी पहचान इन वैल्यूज़ से करना चाह रही थी जो मेरे अंदर थी, सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, रूहानियत। मगर मैं इन सब में कच्ची थी। फिर मैंने ख़ुद को इन वैल्यूज़ से पहचानना चाहा जो मेरे अंदर नहीं थी, और तब मैंने ख़ुद को वाक़ईतन जानना शुरू किया। मैं वो हूँ जो मैं नहीं हूँ। चीज़ें अपने उलट से पहचानी जाती हैं। मेरी वैल्यूज़ भी ऐसे ही मुझे मालूम हुई। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं। जब हालिम प्रिंट हुआ तो मेरी टीम ने तमाम तैयारी कर रखी थी। हम इससे कबल किताब पैकेट में डालकर भेजते थे, मगर वो फट जाती थी। इस दफ़ा हमने बॉक्सेस डब्बे बनवाए क्योंकि मैं क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। किताब छप कर आई तो वो 1 किलो से कोई 10-20 ग्राम कम थी। कोरियर कंपनीज़ में जब वज़न 1 किलो से बढ़ जाए, चाहे 10 ग्राम बढ़े चाहे 500 ग्राम, तो अगला किलो तस्वुर किया जाता है। अगर किताब का वज़न 1 किलो से ज़रा सा भी ज़्यादा हो जाए तो हमें इसका वज़न 2 किलो लिखना होता है। हर इजाफी किलो के तकरीबन 200-250 रुपये डिलीवरी पड़ जाती हैं। हम कस्टमर से 150 से 250 तक डिलीवरी चार्ज करते हैं, और अगर ऊपर पड़ जाए तो वह अपने प्रॉफिट में से काटते हैं। अगर वज़न 1 किलो से बढ़ जाए तो बुक स्टोर को नुकसान होता है, क्योंकि लोग 500 रुपये डिलीवरी देने को तैयार नहीं होते। हालिम हिस्सा दोम का वज़न 1 किलो से कम था, लेकिन जो डब्बे मैंने किताब को महफूज रखने के लिए बनाए थे वो 110 ग्राम के थे। डब्बे में डालने के बाद, पैक करने के बाद किताब का वज़न 1 किलो और 110 ग्राम बनता था। सिर्फ 110 ग्राम की वजह से हमें वज़न 2 किलो पड़ना था, यानी हर किताब पे हमें 250 का नुकसान था। कीमत और डिलीवरी चार्जेस का तयन तब हुआ जब ये बात हमें मालूम नहीं थी। हर किताब पर 250 रुपये का नुकसान, हर 10 किताबों पर 2500 का नुकसान, हर 100 किताबों पर 25,000 रुपये का नुकसान, हर 1000 किताब पर 2.5 लाख रुपए का नुकसान। और किताबें तो माशाल्लाह हज़ारों में बिकती हैं। ये नुकसान बहुत ज़्यादा था। मैंने कोरियर कंपनी से बात की कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में नरमी करते हुए हमें 110 ग्राम माफ़ करके 1 किलो चार्ज करें, क्योंकि 110 ग्राम बहुत वाजिबी सा वज़न है। कोरियर कंपनी के सेल्स मैनेजर ने मुझे कहा कि मैम ऐसे नहीं हो सकता, 10 ग्राम भी ऊपर वज़न हो तो दूसरा किलो चार्ज होता है। अलबत्ता इसका एक और तरीका है। मैंने पूछा कि वो क्या? तो वो बोले कि आप यूँ करें, स्लिप बनाते वक्त वज़न 1 किलो लिखे, यूँ आपको 1 किलो चार्ज होगा। मैंने कहा ओह इतनी सी बात थी, ठीक है हम वज़न 1 किलो लिख देंगे। उन्होंने कहा कि मगर मैम आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर और फैसलाबाद छोड़ के बाकी सब शहरों में 1 किलो लिखें, इन शहरों के लिए अज़ल वज़न लिखें। मैं हैरान हुई कि वो क्यों? तो उन्होंने बड़ी सादगी से बताया कि इन शहरों में सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। यहाँ पार्सल जाता है तो चेक होता है कि असल वज़न क्या है, फिर असल वज़न के लिहाज से पैसे कटते हैं। छोटे शहरों में चेकिंग नहीं होती, वहाँ आप 1 किलो लिखें, हम लोकल स्टाफ से बात कर लेंगे, वो आपके पार्सल गुजर जाने देंगे। मैं तो वहीं उठ खड़ी हुई, मेरा पारा आसमान को छूने लगा। मैंने कहा आपका मतलब है कि आपकी कंपनी हमारे चार्जेस कम नहीं करे, बल्कि आप ये कह रहे हैं कि मैं वज़न कम लिखूं ताकि धोखे से मेरे लिखे वज़न पर एतबार कर लोकल स्टाफ इसी के मुताबिक कम चार्ज करें। मैं तो ऐसा कभी नहीं करूँगी। स्टाफ ने मुझे कई मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाया कि ये धोखा नहीं है, हम स्टाफ हैं, हम कह रहे हैं तो आप ये कर लें। मैंने कहा
आप कंपनी के मालिक नहीं हैं, आप स्टाफ हैं। ये गलत है। तभी तो आपने कहा कि बड़े शहरों में ये काम पकड़ा जाएगा, यानी ये गलत है। कंपनी के असूल भले महंगे हों, भले मेरा नुकसान हो, लेकिन मैं नाप तोल में कमी करूं, मैं गलत वज़न लिखूं चंद लाख रुपए बचाने के लिए। और जो मैंने इस किताब में लिखा है सच्चाई और ईमानदारी का, वो तो सब मलियामेट हो गया ना। मैं तो ऐसे कभी नहीं करूँगी। मेरे अंदर बहुत खामियाँ होंगी, मैं गुस्सा करती होंगी, मैं अपने काम में सुस्ती भी करती होंगी, मैं बहुत से और ऐप का शिकार भी होंगी, लेकिन मैं नाप तोल में कमी नहीं करूँगी। मैं हराम नहीं कमाऊँगी। ये वो काम है जो मैं नहीं करूँगी। मैं किसी का फ़ोन ना उठा सकूँ तो बहाना बना के कह देती हूँ कि मैं बिज़ी थी, लेकिन मैं इस किस्म का झूठा वज़न नहीं लिखूँगी। मेरे पास दूसरा तरीका था कि मैं बॉक्स के बगैर किताब भेजूँ, लेकिन एक तो ये कि मैं इतने महंगे बॉक्सेस बनवा चुकी थी, और दूसरा ये कि मैं बॉक्स में किताब ना डालती तो मेरे दिल को तसल्ली ना होती। 10% लोगों को किताब फटी हुई मिलती, ये मुझे गवारा नहीं था। सो मैंने 2 किलो वज़न ही लिखा, मैंने बॉक्स में ही किताब भेजी। मैंने 110 ग्राम के पीछे हर किताब पर 250 रुपये अपनी जेब से अदा किए। और इस दिन मुझे अपनी वो वैल्यूज़ मालूम हुई। एक ये कि मैं माली मामलात में ख़यानत कभी नहीं करती, मैं हराम का रिस्क नहीं कमाना चाहती, मैं कीमती प्रोडक्ट बना के इसको सस्ता नहीं करूँगी, लेकिन मैं नाप तोल में कमी भी नहीं करूँगी। दूसरी ये कि मैं अपने काम की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करती। ख़यानत भी एक वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। क्वालिटी में डंडी मारना भी एक नेगेटिव वैल्यू है। ये 2 मनफी वैल्यूज़ मेरे अंदर नहीं हैं, और इनके ना होने से मुझे अपनी 2 मुस्बत वैल्यूज़ मालूम हुई कि मैं माली मामलात में बहुत ईमानदार हूँ और मैं अपने काम के साथ बहुत मुखलिस हूँ। हो सकता है आपको मेरा काम ना पसंद हो, लेकिन मैं अपना काम इस लेवल पर करती हूँ जहाँ मेरा दिल मुतमईन हो जाए। हाँ, मैंने इसका हक अदा कर दिया। मैं भले अपने काम में कितनी सुस्ती करूँ, लेकिन मैं क्वालिटी में डंडी नहीं मारती। मैं अपने किरदार लिखते वक्त में ये पहले सोचती हूँ कि मेरे किरदार में क्या नहीं होगा। सादी यूसुफ अपने पहले ही सीन में कहता है कि इसने एक स्कूल का ऑर्डर नोट कर लिया था जो वो बताना भूल गया। अब वो अपना काम छोड़ के उठेगा और ख़ुद इस ऑर्डर को मुकम्मल करेगा, क्योंकि वो बात से नहीं फिरा करता था। सो सादी की पहचान इस वैल्यू से हुई जो इसमें नहीं थी, यानी बात करके इसको पूरा ना करना। ये वो नहीं करता था। सादी अपने ख़ानदान को छोड़ देने वालों में से नहीं था। कहने का मकसद ये था कि हमारी पहचान इन चीज़ों से होती है जो हम में नहीं होती। मेरी कहानी यहीं तक थी। मेरी कहानी को अब रोक देते हैं और आपकी कहानी की तरफ चलते हैं। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, ये जानने के लिए आपको ये जानना होगा कि आपकी वैल्यू क्या क्या नहीं है। यूँ आप खुद को तलाश कर पाएंगे, लेकिन इससे पहले सबसे अहम सवाल, वैल्यूज़ होती क्या हैं। वैल्यूज़ को उर्दू में इक़दार कहते हैं। ये लफ्ज़ हम बहुत पढ़ते और सुनते आए हैं, माशरती इक़दार, ख़ानदानी इक़दार वगैरह वगैरह, मगर कभी सोचा है कि ये होती क्या है। वैल्यूज़, इक़दार कहते हैं इन असूलों को जिन पर आपको पक्का यकीन होता है कि यह आपके लिए लाजिम है और आप अपने इन फैसलों और असूलों के मुताबिक ही रहते हैं। कभी आप इन असूलों पर सोच समझ कर अमल करते हैं, कभी आप बग़ैर सोचे समझे भी वही फ़ैसले करते हैं जो इन इक़दार के मुताबिक होते हैं। ये इक़दार आपकी शख्सियत में इतने रच बस जाते हैं कि ये आपको आप बना देती हैं, ये आपकी पहचान बन जाती हैं। कुछ लोगों के बारे में आप कहते हैं कि फ़लाँ बात का बहुत पक्का है, फ़लाँ जो वक्त देता है इसके मुताबिक पहुंच जाता है, फ़लाँ कभी हमें हर्ट करने वाला काम नहीं करेगा, फ़लाँ बहुत खुले दिल से मेहमान नवाजी करता है क्योंकि इसमें तवाज़ो का अंसर बहुत है। जैसे मेरी बड़ी बहन गीबत नहीं करती, गॉसिप नहीं करती, इसकी ये वैल्यू सबको मालूम है। इसके साथ बैठ के कोई किसी की गीबत नहीं कर सकता। इस तरह ये इन लोगों की वैल्यूज़ है जो इनकी पहचान बन जाती है। वैल्यूज़ आपकी आदतें नहीं होती, ये वो असूल होते हैं जो आपकी आदतों को बनाते हैं, और ये आपके अंदर पत्थर पर लकीर की तरह रास्क हो चुके होते हैं। आपकी वैल्यूज़ क्या हैं और आपकी वैल्यूज़ क्या नहीं हैं, इन सवालात के जवाब सिर्फ आप दे सकते हैं। और आपने इस बाब के आखिर में आज की मशक करते हुए अपने अंदर झांकना है। यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो चंद वैल्यूज़ जो आपको एक हाई वैल्यू इंसान बनाती हैं, और अभी भी इनको अपने अंदर आप पैदा कर सकते हैं। अब भी देर नहीं हुई। सबसे पहले आती है आपकी ज़ात, आपकी पर्सनल वैल्यू। एक हाई वैल्यू इंसान, एक अनमोल इंसान की ज़ाती वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। 3 ज़ाती वैल्यूज़ आपको इज़्ज़त दिलाती हैं, दूसरों से ज़्यादा खुद अपनी नज़र में इज़्ज़तदार बनाती हैं। पहली जो चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी में लानी है वो है झूठ ना बोलना।
ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको बहादुर बनाता है। मैंने ये नहीं कहा कि आप सच बोलें, मैं कह रही हूँ कि आप अपनी वैल्यू बनाएं कि मुझे झूठ नहीं बोलना। नेगेटिव वैल्यू को अपने अंदर से ख़त्म करने से आगाज़ करें। झूठ बोलने से हर धर्म की हद तक इनकार करना आपको हाई वैल्यू इंसान बनाता है। जब आप डट जाएंगे कि मैंने झूठ नहीं बोलना, मुझे गलत बात नहीं कहनी, खुशी में बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं पेश करनी, गम में किसी पर बहतान नहीं बांधना, फ़ायदे के लिए किसी की खुशामद में झूठ नहीं बोलना, नुकसान के खौफ से सच को छुपा के झूठ का सहारा नहीं लेना, तब कहीं जाके आप एक हाई वैल्यू इंसान बनते हैं। झूठ के सबसे बड़े फंदे दो चीज़ों में आते हैं, अपना फ़ायदा या किसी का खौफ। इन दोनों हालतों में आप झूठ बोलना छोड़ दें, इस चीज़ को अपनी वैल्यू बनाएं। दूसरी चीज़ है सफाई। अपनी ज़ात की सफाई और सेल्फ केयर इतनी ज़रूरी है जितना कि दूसरी चीज़ें। ये आपको अपनी और दूसरों की नज़रों में मोतबर करती हैं। इसका एक ही असूल है, गुस्ल करना और हर रोज़ करना। हर रोज़ साफ़ इस्त्रीशुदा कपड़े पहनना और ये याद रखना कि परफ्यूम गुस्ल का मुताबादिल नहीं है। खुद से बदबू ना आने देना, और वो कैसे मुमकिन है जब इंसान अपने बगलों के बालों को हर हफ्ते साफ़ करने की आदत डाले और नहाने के बाद बगल में डिओड्रेंट लगाए। जब आप अपने कमरे से रोज़ निकलें तो आपसे बदबू ना आ रही हो, आपके दांत ब्रश या मिसवाक किए हुए हों और आपके बाल बने हुए हों, आप सर झाड़ मुँह फाड़ ना हो, आप नंगे पैर ज़मीन पर फिरने की आदी ना हो, आपके अंदर नफासत होनी चाहिए। मैले कुचैले लोग जितने भी ज़हीन हो, जितने भी खुश इखलाक हो, कोई इनको पसंद नहीं करता, कोई इनकी कंपनी में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता। तीसरी पर्सनल वैल्यू जो आपको मोतबर बनाती है, वो अपनी बात पर कायम रहना और इसे पूरा करना है। आपने अपने अंदर से एक नेगेटिव वैल्यू ख़त्म करनी है, जो कि है अपनी कमिटमेंट तोड़ना, अपने वादे तोड़ना और बहाने बना के अपनी डेडलाइन पूरी ना कर सकना। इन वैल्यूज़ को ज़िंदगी से निकालें। इसका एक ही तरीका है कि आप ओवर कमिट ना किया करें, लोगों से सिर्फ इसी शय का वादा किया करें जो पूरा कर सके। जो काम कर नहीं सकते इसकी हामी ना भरें। अल्फाज सोच समझ कर अता करें। यूँ आपको अपने अल्फाज की अहमियत मालूम होगी, आपको अपने अल्फाज पर खुद यकीन आने लगेगा। जब आपको यकीन हो तो दूसरों को होगा। आपकी बात की कदर तब होगी जब आप इसकी कदर करवाएंगे, और ये इसी सूरत मुमकिन है जब आप अपनी बात से ना फिरें। वैसे तो पर्सनल वैल्यूज़ बहुत सी हैं, लेकिन ये हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग किसी एक चीज़ को दूसरे से ज़्यादा वैल्यू करते हैं, लेकिन मैं यहाँ हर शोबा ज़िंदगी की तीन वैल्यूज़ का जिक्र करूँगी। इससे ज़्यादा जिक्र किया तो आप भूल जाएंगे। अब आते हैं फैमिली लाइफ की तरफ। हम एक इस्तिलाह बहुत सुनते हैं, फैमिली वैल्यूज़। ये क्या होती हैं? ये सब के लिए मुख्तलिफ होती है, लेकिन दो फैमिलीज़ एक हाई वैल्यू इंसान में ज़रूर होती हैं। एक ये कि आपको अपनी इज़्ज़त करना आना चाहिए। माँ बाप की इज़्ज़त करने का असूल ये है कि इनके सामने मुंह के जाविये बिगाड़ कर बात नहीं करनी चाहिए, इनके सामने उफ़ नहीं करना चाहिए, इनसे बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए और इनकी बात माननी है। छोटों की इज़्ज़त ये है कि इन्हें सबके सामने नहीं टोकना चाहिए और इनसे नरमी से बात करनी चाहिए, और अगर इनको डांटना पड़े तो अकेले में डांटें। इनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखें। बुनियादी तौर पर अपने घर वालों की इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना एक बहुत बड़ी फैमिली वैल्यू है जो आप में होनी चाहिए। दूसरी फैमिली वैल्यू जिसे अपनाने की ज़रूरत है वो अमूमन लोगों में कुदरती तौर पर होती है या बिल्कुल नहीं होती। इसको सीखना बड़ा मुश्किल और अज़्म हिम्मत का काम है, इसलिए अगर ये आप में नहीं है तो आप इसको सीख लें तो ये इसका अजर बहुत है। और वो ये है कि अपनी फैमिली के लिए केयरिंग होना। केयरिंग होने के कई तरीके हैं। जिन तरीक़ों पर मैं फ़ोकस करती हूँ वो है अपनी फैमिली की जिस्मानी और जहनी सेहत की खबरगिरी करते रहना। किसी की तबीयत ख़राब है तो इसका ख्याल रखना, किसी का मूड ख़राब है तो इसे परेशानी से बाहर निकालना, हौसला अफजाई करना, अपने घर वालों के लिए आसानियाँ पैदा करना और इनके लिए जगह बनाना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐ मुसलमानों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में ज़रा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें कुशादगी देगा। जितना आप दूसरों के लिए जगह बनाएंगे, इनको आसानियाँ देंगे, इतना अल्लाह ताला आपको आपकी इज़्ज़त और प्रोफेशनल ज़िंदगी में आसानी देगा। सोशल लाइफ में आपकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? सोशल लाइफ होती है दोस्तों और रिश्तेदारों वगैरह के साथ मेल जोल। यकीनन आपको सोशल लाइफ का मतलब मालूम होगा, लेकिन मैंने ये सीखा कि जो अल्फाज हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर अपना मायने खो देते हैं, इसलिए इनका लग़वी मायने एक दफ़ा फिर से जहन में ताज़ा करवाना चाहती हूँ। सोशल लाइफ में लोगों की नेगेटिव वैल्यू क्या होती हैं?
एक मिसाल से बताती हूँ। आपने अपने किसी बहन भाई में शायद देखा हो कि वो अपने बहन भाइयों के सामने अपने दोस्तों से मिलने से शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि वो अपने घर में एक मुख्तलिफ इंसान होते हैं और दूसरों के सामने इन्होंने खुद को कुछ और बना के पेश कर रखा होता है। ये टीन एज की तकरीबन हर किसी का मसला होता है। इसके बाद जब आप एक बालिग इंसान बन चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके हैं, तो आपकी अपनी एक पक्की सोशल वैल्यू होनी चाहिए कि मैं घर वालों और दोस्तों के सामने एक ही शख्स रहूं। मुझे कभी भी अपनी बहनों के सामने अपनी फ्रेंड से मिलने में मसला नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर के कई ऐब होंगे, लेकिन मुझे ये डर नहीं होता कि मेरे बहन भाई क्या कहेंगे कि इसकी तो टून ही बीच हुई हो गई। ये जो टून चेंज होता है ना, ये आपने नहीं करना। एक ही तरह से बोले, एक ही तरह से हंसे, खुद से सच्चे बने। सोशल लाइफ में दूसरी काबिल कदर वैल्यू है खुद को एक काबिल एतबार इंसान के तौर पर साबित करना। सिर्फ काबिल एतबार बनना नहीं, बल्कि साबित भी करना, और सबूत अमाल से दिए जाते हैं। आप अगर गॉसिप ना करें, इधर उधर की बात ना करें और किसी का राज किसी दूसरे के सामने ना खोलें, तो आप काबिल एतबार बन जाएंगे। और जब आप 18 साल की उम्र पार कर लें, यानी बड़े हो जाएं, तो एक बात पक्की जहन में बिठा लें कि जिस राज की आप हिफाजत नहीं कर सके, इसकी कोई और भी नहीं कर सकेगा। जो राज आप किसी को देंगे वो किसी तीसरे को ज़रूर बताएगा। क्या आप इस राज का बताया जाना अफोर्ड कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें उम्र भर के लिए क्रेडिबिलिटी ख़राब करती हैं, इसीलिए इनसे बचना चाहिए। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए? अपने काम को एहसान के दर्जे पर करना, इसके साथ मुखलिस होना, और ये वैल्यू इंसान की ज़िंदगी में लाने के लिए आपको इसकी उलट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो है अपने काम में डंडी ना मारना। अपने काम का इख्तिताम बिलखुसूस जल्दी जल्दी करना, जान छुड़ाने वाला काम करना, सुस्ती करना, ये सब नेगेटिव प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं। जब ये आपकी ज़िंदगी से निकलेंगी तो आप खुद ब खुद एहसान के दर्जे पर काम करने लग जाएंगे। मेरी एक टीचर अपने स्टूडेंट के पेपर्स बहुत आहिस्ता आहिस्ता चेक करती है। एक दफ़ा वो कहती है कि इन्होंने जल्दी में पेपर चेक किए, मार्किंग की और पेपर रख दिए, लेकिन इनको रात में नींद नहीं आई। करवटें बदलती रहीं, फिर वो उठी और पेपर फिर से उठा लिए। एक एक पेपर दोबारा चेक किया, तब जाके दिल को सुकून मिला। जब मुस्बत वैल्यूज़ आपके अंदर रास हो जाती हैं तो आपके दिल को जान छुड़ाने वाले काम से सुकून नहीं मिलता। आपकी माली ज़िंदगी में क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए? अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना और फजूल खर्ची ना करना। पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। मैंने किसी से सुना था कि अगर आप मार्केट जाएं और आपको कोई ऐसी शय नज़र आए, कोई ऐसी नई और अनोखी शय जिसके बारे में आपको ये मालूम ना हो कि वो क्या है और इसका इस्तेमाल क्या है, तो कभी इम्कान है कि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको इसकी ज़रूरत होती तो आपको मालूम होता कि वो क्या है। पैसा खर्च करते वक्त एक बात सोचा करें, ये चीज़ जो इतने हज़ार में लेने जा रहे हैं, ये इतने हज़ार रुपये में है या नहीं, या मेरे अब्बा या शौहर ने कितने घंटों या दिनों की मेहनत में कमाए हैं ये पैसे, क्या ये चीज़ इतने घंटों की मेहनत के काबिल है? अगर आपकी तनख्वाह 30,000 रुपये है तो आप हर रोज़ 7 घंटे काम करके 1,000 कमाते हैं। अगर आप कोई 5,000 की चीज़ ले रहे हैं तो सोचें, क्या ये मेरी 5 दिन की कमाई के काबिल है? एक दफ़ा अपनी माली वैल्यूज़ सेट कर लें तो मुस्तकबिल में बहुत से मसलों से बचा जा सकता है, क्योंकि पैसा हर एक की हर वक्त की ज़रूरत होता है। और आखिर में आपकी इखलाकी वैल्यू, बतौर एक मुसलमान के आपके अंदर कुछ इखलाकी वैल्यूज़ होनी चाहिए जो आप पे आपके अल्लाह ने लाजिम किए। मसलन अपने मुखालिफ सिम से बात करते वक्त आपको मोहतात होना चाहिए। मोहतात होने का मतलब ये है कि टेक्स्ट या कॉल पे भी सिर्फ वो बात करें जो दिन की रोशनी में सबके सामने कर सकें। छुप कर करने वाला काम ना करें, फ्लर्ट ना करें, और वर्क प्लेस पर एक असूल बना लें कि किसी को खुद से फ्लर्ट करने भी नहीं देना। अपनी इखलाकी इक़्तिदार का तयन आपने मुखालिफ सिम्फ के साथ काम करते वक्त पहले ही दिन से कर लेना है, और आपको अल्लाह इन्हीं इक़्तिदार पर आजमाएगा भी सही। आपने बस पक्के रहना है कि इखलाकियात में मेरी ये इक़्तिदार है, ये मैंने टूटने नहीं देनी, इनकी पासदारी मैंने लाजमी करनी है। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में चंद इक़्तिदार सेट करते हैं। इस साल अपनी ज़िंदगी में 5 नई इक़्तिदार शामिल करें। 3 से 5 इक़्तिदार बहुत होती हैं एक साल में सीखने के लिए। मैं सुस्त रवि मगर मुस्तकिल मिजाजी से चलने की आदी हूँ। आपने आज खुद को अपने पास बिठा के खुद से पूछना है कि सुनो मेरे हम नाम, क्या है तुम्हारी ज़िंदगी की वैल्यूज़, और कोई है भी या नहीं? ऐसी क्या चीज़ हैं जिन पर तुम समझौता नहीं कर सकते? ऐसे क्या असूल हैं जिनको तुम तोड़ नहीं सकते?
और अगर तोड़ो तो तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलता, और तब तक चैन नहीं आता जब तक तुम इस चीज़ को वापस ठीक ना कर लो। अगर आप एक हाई वैल्यू इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपनी इक़्तिदार और अपने असूल ऊंचे रखने होंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको खुद पसंदी और मगरूर इंसान बन जाना है। इसका मतलब है कि आप अपने कुछ अटल असूल बनाएंगे और इनके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। अपने अंदर से नेगेटिव वैल्यूज़ निकालेंगे और ख़ुद ब खुद मुस्बत वैल्यूज़ आपका हिस्सा बन जाएंगी। ये मत सोचें कि आज से मैंने सच बोलना है, ये सोचें कि आज से मैंने झूठ नहीं बोलना। ये मत सोचें कि अपने वादे पूरे करने हैं, ये तय करना है कि ऐसा वादा करना ही नहीं है जो पूरा ना कर सके। ये मत सोचें कि अब से मुझे बहुत साफ़ सुथरा रहना है, ये फ़ैसला करें कि मैंने बदबूदार और मैला कुचैला नहीं रहना। ये ना सोचें कि सबका ख्याल रखना है, ये अज़म करें कि किसी को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ना। ये ना सोचें कि सबकी इज़्ज़त करनी है, ये तय करें कि किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने देना। ये मत सोचें कि बहुत अच्छा काम करना है, ये इरादा करें कि किसी भी काम में डंडी नहीं मारनी और जान नहीं छुड़ानी। ये मत सोचें कि मुझे काबिल एतबार कैसे बनना है, ये तय करें कि किसी का राज आगे नहीं देना और अमानत में ख़यानत नहीं करनी। आपने अगर हाई वैल्यूज़ सीखनी है तो पहले अपने अंदर से लो वैल्यू निकालनी होगी। ये वैल्यू सिस्टम होता है जो मैं किसी कहानी में किरदार के लिए तय करती हूँ, यही मेरे किरदार की पहचान बन जाती है। तो क्या ये इंसानों की पहचान नहीं बनते होंगे? आपको क्या लगता है कि लोग इनको इग्नोर कर देते होंगे? नहीं, लोग इन चीज़ों को नोट करते हैं। लोग आपको आपकी वैल्यूज़ से याद रखते हैं, और वैल्यूज़ अच्छी छुपी नहीं रहती, ये सामने आ जाती हैं। आप अपने असल को ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते, इसलिए अपने ऊपर रंगो रोगन ना चढ़ाएं। अपनी वैल्यूज़ की बुनियाद को ठीक करें। अपनी दीवारों में रस्ते सेम के पानी का इलाज करें, दीवार ऊपर से खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब आप इस पर रंग चढ़ाएंगे तो इसमें ऐब नहीं होंगे, हर रंग इस पर चमकने लगेगा। इस पर जो भी सजाएंगे वो उठ जाएगा। जब आपकी दीवार की पहली तय ठीक होगी तो आपके पास एक साफ कैनवस होगा। इसे जिस भी रंग में सजाएं, जिस पेंटिंग से इसकी ज़ेबाइश करें, इसे किसी भी फूल से मुअत्तर करें या इसमें कोई खिड़की खोलकर रोशनी को अंदर आने दें, जब तक आपकी दीवार का अंदर से बुनियादी मसला हल नहीं होगा वो ऐबदार ही रहेगी। किसी इंसान को मापने का पैमाना इसकी शक्ल, हुनर या इसके पास मौजूद नेमतें नहीं होता। इंसान का पैमाना है इसका किरदार, इसकी ईमानदारी, इसकी दानाई, इसकी वफा, इसकी मोहब्बत, इसकी सच्ची दोस्ती, और यही है इंसान की मेरास। आज के सवालात। सवाल नंबर 1 है, आपकी 3 ऐसी वैल्यूज़ या इक़्तिदार क्या हैं जो आपकी ज़ात से मुतालिक हैं और आप इन पर सख्ती से अमल दरामद करते हैं, जैसे दयानतदारी, सच्चाई, कमिटमेंट पूरी करना वगैरह। इस सवाल का जवाब क्या दें हम? मैं अपने हिसाब से बताती हूँ आपको कि मेरा क्या है। मेरा ये है कि अगर मैंने किसी को कह दिया ना कि आपको मैं 2 बजे तक 500 रुपये दूँगी, लेट्स अज्यूम, तो 2 बजने से 10 मिनट पहले मुझे वो 500 रुपये अपने हाथ में चाहिए होंगे। नहीं तो मैं सोच के पागल हो जाऊंगी कि मैंने इनको कमिटमेंट दिया और मैंने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, ये वो। मतलब इस तरीके से ये मेरी है कि मैं जब वादा करती हूँ तो पक्का करती हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर किसी से कोई रिलेशनशिप ख़त्म भी हो जाए, लाइक कोई अगर आज मेरी दोस्त है और कल को वो मेरी दोस्त नहीं रहती, तो भी पीठ पीछे मैं उसकी बुराई नहीं करती कि मैं नहीं कहती इसने ये किया वो किया फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। मैं कहती अच्छा ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमें छोड़ कर चला गया वो एक ना एक दिन वापस पलट कर ज़रूर आएगा। तो जब वो पलट कर आए तो हमें इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि वो पलट कर आए तो डिसहार्ट ना होकर जाए। अच्छा, 3 वैल्यूज़ थी ना, और उसमें एक ये है कि मैं ना रिश्तों में माफ़ी को बहुत जल्दी कबूल कर लेती हूँ। यानी कि जो मेरे रिश्ते हैं और जिनके साथ मुझे रखना है, तो मैं देखती हूँ कि उनकी गलती बड़ी है या रिश्ता बड़ा है। तो अगर रिश्ता बड़ा होता है तो उसको बचा लेती हूँ और गलती को माफ़ कर देती हूँ। ये मतलब मेरी वैल्यूज़ हैं। अच्छा, अब आते हैं जी सवाल नंबर 2 की तरफ। अपनी प्रोफेशनल लाइफ या कॉलेज लाइफ की ऐसी 3 इक़्तिदार बयान करें जिनको आप हमेशा कायम रखती हैं। यही 3 बातें शुरू से इनको मैंने अपनाया और अभी तक मेरी ये कायम है। अच्छा, सवाल नंबर 3 है, क्या आप इन इक़्तिदार को लोग क्या सोचेंगे कि खौफ से तोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचती। जैसे मैं सोचती हूँ कि अगर किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया और मेरे लिए वो रिश्ता ज़रूरी है, तो
तो मैं ये नहीं सोचती कि अगला बंदा ये क्यों सोचेगा कि इसने मुझे कॉल कर ली और इसको मुझे कॉल नहीं करनी चाहिए थी या कुछ इस तरीके से, मतलब नहीं, मैं लोगों के खौफ से ये नहीं सोचती कि लोग क्या कहेंगे। अच्छा, सवाल नंबर 4 है, क्या आप इन इक़दार पर किसी की मोहब्बत या खौफ में समझौता कर लेते हैं? मोहब्बत ही होती है जो हमें किसी से जोड़े रखती है, हमें किसी के साथ कनेक्टेड रखती है, तो ये मोहब्बत ही होती है, तो होता है ऐसा। सवाल नंबर 5 है, अपनी मौत के बाद आप लोगों से अपने जनाजे पर अपने बारे में कौन सी अच्छी बात सुनना चाहते हैं? ये शख्स फ़लाँ और फ़लाँ इक़दार की हमेशा पासदारी करता था। मुझे ये होता है कि यार मैं जब मरूँ ना तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि लोग कहें कि यार इसने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी। मतलब मैं ये सुनना चाहती हूँ लोगों के मुंह से कि पॉजिटिव वे में, अच्छाई के अल्फाज में वो कहें कि इसने हमारी ज़िंदगी बदल दी अपने इखलाक से, अपनी मोहब्बत से, अपनी इसार कुर्बानी से। तो ये मैं सुनना चाहती हूँ। अब अल्लाह इल्म कि ये सही होता है या नहीं, मगर मुझे तो बहुत अच्छी होप है अल्लाह से कि इंशाल्लाह ऐसा ज़रूर होगा, अल्लाह से उम्मीद भी है। सवाल नंबर 6 है, आपको किस चीज़ की ज़्यादा परवाह है जिसके लिए आप कोशिश करते हैं? आपकी ज़िंदगी बज़ाहिर कैसी दिखाई देती है या आपकी ज़िंदगी आपको कैसा महसूस करवाती है? कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि यार ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, मतलब हम जितना भी आगे जाने की कोशिश करें हम पीछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बहुत आसान है। तो ये डिपेंड करता है हमारे मूड पर। सवाल नंबर 7 है, अगर कल आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो आपको अब तक की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पछतावा क्या काम करने का होगा? मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा ज़्यादा बोलने का, मतलब मैं बहुत बोलती हूँ यार, मैं बहुत बोलती हूँ और मैं अपनी इस बोलने वाली आदत से बहुत तंग हूँ। मतलब अगर कोई बैठा हो मेरे साथ और हमें ना, मतलब एक साथ बैठे हुए 10 मिनट गुजर चुके हों और अगर कोई अगला बंदा बात नहीं कर रहा हो ना, मुझे इरिटेशन होती है कि यार ये बात नहीं कर रहा, ये क्यों नहीं बोला। मतलब मुझे अपनी इस बोलने वाली आदत से इतना मसला है ना, पर ये ख़त्म नहीं हो जाएगी होप सो। मैं थोड़ा थोड़ा इस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसा कि अब आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ, आप लोग भी सोचोगे यार ये कितना बोलती है ना। ये मसला है मेरे अंदर। सवाल नंबर 8 है, आप इस काम को अपनी ज़िंदगी में आज से शामिल क्यों नहीं कर सकते? दयानतदारी से वजह तहरीर करें। यार मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं कम बोलूँ, पर मेरे अंदर ना ऐसे पेट में कुछ कुछ होता है, दिल में कुछ कुछ होता है, यार बात करो बात करो बात करो। मतलब मुझे बात करना बहुत पसंद है। जैसे कोई कहता है ना तुम्हारी हॉबी क्या है, मुझे ऐसा लगता है मुख्तलिफ लोगों से बातें करना। ऐसा नहीं कि मुझे ये होता है ये भी मेरे दोस्त हो, ये भी मेरे दोस्त हो, ये भी मेरे दोस्त, नहीं, मुझे ये भी नहीं होता कि ये भी मुझे अच्छा करे, ये भी अच्छा करे। मैं कहती हूँ यार अगर कोई परेशान है तो वो मुझसे अपनी परेशानी डिस्कस करे और जब वो मेरे पास से उठे तो वो खुश हो, और अगर कोई उलझा हुआ है और वो मेरे पास अपनी कोई उलझन लेकर आया है तो जब वो मेरे पास से जाए तो उसकी वो उलझन सुलझ चुकी हो। मतलब इस तरीके का बात करना पॉजिटिव वे में पसंद है मुझे। सवाल नंबर 9 है, अपनी किसी आदत पर अमल करके आपको अपना आप बाइज्जत और मोहतरम लगता है? कौन सी आदत है मेरी? लोगों को माफ़ कर देना और ताल्लुक़ को कायम रखना। मैंने हमेशा जब भी, मतलब मैं ये करने से पहले ये सोचती हूँ कि अगर किसी को, हदीस है ना कि अगर किसी को माफ़ करके आपकी इज़्ज़त में कमी आ जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुझसे अपनी इज़्ज़त ले लेना। तो मैं इस हदीस को माइंड में रखकर तो माफ़ भी कर लेती हूँ और सुलह करने में पहल भी करती हूँ, और मुझे अपनी ये नेचर बहुत पसंद है। सवाल नंबर 10 है, और मुझे इस बात का डर नहीं है कि कोई मुझे छोड़ जाएंगे तो मैं अकेली रह जाऊँगी, नहीं, ये मुझे डर नहीं होता। बस मुझे ये होता है कि अगर कोई मुझे छोड़ गया तो ये उसका नुकसान है, मतलब मैं उनका नुकसान नहीं करने देना चाहती, ये है। अच्छा, सवाल नंबर 10 है, आपको दूसरे लोगों की कौन सी इक़दार पसंद है जो आपके अंदर मौजूद नहीं है? हाँ, ये चीज़ है। कुछ लोग होते हैं जैसे वो ना अपने असूल बनाते हैं, जैसे अगर उन्होंने किसी बंदे से बात नहीं करनी तो वो बंदा अगर उनके सामने आकर मर भी जाए, माफ़ी भी मांग ले, जैसे कि निम्रा अहमद ने अपनी नेचर बताई कि वो एक दफ़ा जब किसी को छोड़ देती है तो बस फिर छोड़ देती है, फिर पलट कर नहीं देखती। तो मेरी ये नेचर नहीं है। मैं हमेशा ना जाने वालों के लिए कोई खिड़की या दरवाज़ा खुला रखती हूँ कि अगर वो पीछे आना भी जाएं तो वो आ जाएं बहुत आसानी से, उनको मुश्किल पेश ना आए। तो ये मेरी नेचर है। मतलब मैं किसी को हमेशा के लिए अपने से कट ऑफ नहीं कर सकती, अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती। मैं हमेशा
वापस पलट आने वालों के लिए दरवाज़ा या खिड़की खुला ज़रूर रखती हूँ। अच्छा, सवाल नंबर 11 है, 3 ऐसे इक़दार जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। सबसे पहले वक्त की पाबंदी, मुझे वक्त की कदर हो कि भाई जो काम जब बोल दिया तो वो करना है, जैसे सुस्ती ना करूँ मैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं अगर एक गोल सेट करूँ तो उसको अचीव करूँ, ये नहीं कि बीच में अगर मेरा दिल भर गया है तो फिर मैं बस छोड़ दूँ, ये चीज़। और नंबर 3 फ़िलहाल जहन में नहीं आ रही। अच्छा, सवाल नंबर 12 है, 3 ऐसे इक़दार जो अपने घर से बाहर की ज़िंदगी में आप अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं। ये भी अभी माइंड में नहीं आ रही। सवाल नंबर 13 है, आपके ख़याल में आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी किन इक़दार की तारीफ़ करते हैं? मेरे इखलाक की, सबसे ज़्यादा मेरे इखलाक की, मतलब सब कहते हैं कि हाँ इनका इखलाक बहुत अच्छा है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है और यही शायद मैं सुनना भी चाहती हूँ और इस चीज़ के लिए मैं शायद ज़्यादा एफ़र्ट्स भी करती हूँ और इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी होती हूँ जब कोई मेरे बारे में इस तरीके की बात कहे या करे। तो मुझे ये होता है कि यार किसी को मुझसे शिकवा ना हो, लेकिन ऐसा है कि हम हर किसी की नज़रों में मोतबर नहीं बन सकते, हम हर किसी के लिए कीमती नहीं बन सकते, हर कोई हमें एक ही एंगल से नहीं देख सकता। लेकिन ये है कि जब भी कोई मेरी पीठ पीछे मेरे लिए बात करे तो वो यही कहता है कि यार ये हमारी ग़ीबत नहीं करती, ये हमारी पीठ पीछे हमें डिफेंड करती है, मतलब हमारे लिए स्टेप लेती है, हमारी पॉजिटिव बात को देखती है। अगर कभी हम इसके साथ कुछ बुरा कर भी दें तो फिर ये हमारे ना उस बुराई को लेकर और हमारे लिए कांटे नहीं बिछाती। तो ये चीज़ सब मेरे लिए जब कहते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए क्या कहते हैं ये तो उनकी बात है भाई, अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आज का लेसन कैसा लगा आपको? वो भी बहुत अच्छा था, बहुत कुछ अच्छा सीखने और देखने और पढ़ने को मिला और आप लोगों को सुनने को मिला। और इसके साथ ना ये है कि आज की वीडियो को यहीं पर इख्तिताम पजीर करते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए सबक, एक नए लेसन के साथ। तब तक अपना गिरदो नवाया लोयाल का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और कुछ अच्छा पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना होता है भाई। हम लोग सोशल मीडिया के दोस्त हैं और सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना, तो आप लोग भी ज़रूर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लाती रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।